आप सुनने जा रहे हैं विलियम शेक्सपियर का नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस। शायलॉक वेनिस नगर का एक धनी व्यक्ति था। सूदखोरी उसका मुख्य कार्य था। वह लोगों से मनमाना ब्याज वसूलता था। इस धंधे में उससे बढ़कर जालिम और अन्यायी कोई दूसरा नहीं था। वह व्यक्ति की जरूरत को देखकर ब्याज निर्धारित करता था। उसका उसूल था कि जितना ब्याज निर्धारित कर दिया गया है उसमें फिर किसी भी प्रकार की नरमी नहीं। इसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वह वेनिस नगर में बदनाम था। लोग पीठ पीछे उसकी बुराई करते ही थे, मुंह पर भी उसे खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। शायलॉक यहूदी था, इसलिए भी वेनिस के लोग उससे घृणा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने पर भी शायलॉक लोगों की परवाह नहीं करता था। उसका कहना था कि वह किसी को घर से बुलाकर कर्ज नहीं देता। लोग स्वयं ही उसके पास आकर उससे उधार लेते हैं और फिर जरूरतमंदों की सहायता करने तथा वक्त बेवक्त उनके काम आने के बदले कुछ ब्याज वसूलने में क्या बुराई है। वेनिस में एंटोनियो नामक एक ईसाई व्यापारी भी रहता था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। ईसाई होने के कारण एंटोनियो को सूदखोरी से घृणा थी और वह उससे दूर ही रहता था। यही कारण था कि वह शायलॉक को इतना नापसंद करता था कि वह उसके मुंह पर ही उसे कठोर शब्द कह देता था। शायलॉक की तरह ही एंटोनियो भी लोगों को उधार दिया करता था, लेकिन इसके बदले वह किसी से भी ब्याज नहीं लेता था। उसका यह कार्य केवल परोपकारी और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता के लिए था। इसी कारण से शायलॉक उससे ईर्ष्या करता था और उसे सबक सिखाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। एंटोनियो का बेसेनियो नाम का एक विश्वस्त मित्र था। एक बार वह एंटोनियो से मिलने आया। दोनों मित्र लंबे अंतराल के बाद मिल रहे थे। एंटोनियो ने उसे गले लगा लिया और उसका भरपूर स्वागत किया। इसके बाद उसके आने का कारण पूछा। बेसेनियो दुखी स्वर में बोला, मित्र, वेनिस नगर से कुछ दूरी पर एक टापू है। वहां एक धनी व्यापारी रहता है। उसकी पर्शिया नाम की एक बेटी है। मैं बचपन से ही उस व्यापारी को जानता हूँ। उसके घर पर्शिया से मेरी पहली मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे पर्शिया और मैं आपस में प्यार करने लगे। कुछ दिन पहले ही उस व्यापारी की मृत्यु हो गई है। अब हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक अड़चन है। कैसी अड़चन मित्र? मुझे ठीक प्रकार से बताओ, एंटोनियो ने उत्सुक होकर कहा। दोस्त, मृत्यु से ठीक पहले व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति पर्शिया के नाम कर दी थी। अब पर्शिया ही उस संपत्ति की एकमात्र वारिस है। वह भारी संपत्ति की मालकिन है। उसके पास धन का भंडार है। उसकी तुलना में मैं एक फटेहाल और निर्धन व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थिति में उसे पत्नी बनाने के बारे में सोचना मेरे लिए तारे तोड़ने के बराबर है। लेकिन मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ और अलग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता। इसलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम मुझे कुछ धन उधार दे सको तो मैं सम्मान पूर्वक पर्शिया से विवाह कर सकता हूँ। बेसेनियो ने अपने दिल की बात बताई। एंटोनियो ने उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मित्र, तुम सिर्फ इतनी सी बात से परेशान हो रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की कोई जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है? मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कम से कम 3,000 डुकैत, बेसेनियो ने अटकते हुए कहा। 3,000 डुकैत? एंटोनियो गहरी सोच में पड़ गया। यह धनराशि उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन इस समय उसके पास सिर्फ 500 डुकैत ही थे। उसका सारा धन व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन वह बेसेनियो की सहायता करना चाहता था। अतः उसने शायलॉक से धन उधार लेने का निश्चय कर लिया। वह उसी समय बेसेनियो को लेकर शायलॉक के पास गया। शायलॉक की अनुभवी आंखें देखते ही पहचान गई कि एंटोनियो किसी काम से आया है।
इस अवसर की उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना ना रहा। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, कहो एंटोनियो, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? शर्लॉक, मुझे इसी समय 3,000 डुकैत की आवश्यकता है। शाइलॉक हंसते हुए बोला, एंटोनियो, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है, बार बार लोगों के बीच मेरा अपमान किया है, मुझे अपशब्द कहे हैं, लेकिन इस समय तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हो, इसलिए मैं तुम्हें उधार अवश्य दूंगा। ब्याज से तुम्हें घृणा है, इसलिए मैं तुम्हें बिना ब्याज के उधार दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है। शर्त? क्या शर्त? यदि तुमने मेरे ऋण को निर्धारित समय के अंदर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी हिस्से से 1.5 सेर मांस काट कर निकाल लूंगा। एंटोनियो आश्चर्यचकित रह गया। शायलॉक ने एक बड़ी विचित्र शर्त रखी थी, परंतु उसे विश्वास था कि माल से भरे जहाज शीघ्र ही वेनिस पहुंच जाएंगे और वह 3 महीने से पूर्व ही सारा ऋण चुका देगा। अतः उसने शर्त स्वीकार कर ली। शायलॉक ने उसी समय शपथ पत्र तैयार करवाया, उस पर एंटोनियो के हस्ताक्षर करवाए और उसे 3,000 डुकैत दे दिए। एंटोनियो ने सारा धन बेसैनियों को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, मित्र, तुम जल्द से जाकर पर्शिया के साथ विवाह कर लो। अब तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं आएगी। बेसैनियो सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। वह बोला, मित्र, तुम्हारे जीवन को दांव पर लगाकर मैं विवाह नहीं कर सकता। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, मेरी चिंता मत करो बेसैनियो, मेरे जहाज 3 महीने से पहले ही वापस लौट आएंगे और मैं शार्लॉक को सारा ऋण चुका दूंगा। तुम पार्शिया के साथ खुशी खुशी विवाह कर लो। इस प्रकार उसने उसे समझा बुझाकर बेसैनियों को विदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद बेसैनियों ने पर्शिया के साथ विवाह कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और प्रसन्नतापूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पार्शिया और बेसैनियों एकांत में बैठे प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक वहां आया और बेसैनियों को एक पत्र थमा दिया। बेसैनियों ने उसे खोला। लिखा था, प्रिय मित्र बेसैनियों, तुम्हारे सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे क्षमा करना। पर्शिया से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। दोस्त, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूँ। माल से भरे जिन जहाजों के बल पर मैंने ऋण लिया था, वे समुद्र में कहीं लापता हो गए हैं। अब उनके लौटने या मिलने की उम्मीद नहीं है। शायलॉक का धन लौटाने की समय सीमा करीब आ रही है। समय समाप्त होने तक यदि मैंने ऋण नहीं लौटाया तो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में तुम अच्छी तरह से जानते हो। लेकिन दोस्त, दुनिया से विदा होने से पहले मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगा। अगर संभव हो तो तुम जरूर आना। तुम्हारा मित्र एंटोनियो। पत्र पढ़ते ही बेसैनियो स्तब्ध रह गया। पत्र हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर पार्शिया भयभीत हो गई। उसने पत्र उठाकर शीघ्रता से पढ़ डाला, लेकिन उसे कुछ भी समझ नहीं आया। उसने प्रश्न सूचक नेत्रों से बेसैनियों की ओर देखा। तब बेसैनियों ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बताई और रोते हुए बोला, मेरे कारण एंटोनियो के प्राण संकट में पड़े हैं। आज उसे मेरी सहायता की जरूरत है। उसकी रक्षा के लिए मुझे इसी समय वेनिस जाना होगा।
एंटोनियो की दरियादिली के बारे में सुनकर पार्शिया की आंखें भी छलक उठी। वह बेचैनियों से बोली, दुनिया में ऐसे व्यक्ति कम ही होते हैं जो मित्र के लिए अपनी जान तक कुर्बान दे सकते हैं। आपको अपने मित्र की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र जीवन की अमूल्य निधि होते हैं। आप इसी समय वेनिस के लिए रवाना हो जाए। मैं उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। बेसनियो उसी समय वेनिस की ओर चल पड़ा। पर्शिया जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली युवती भी थी। बेसनियो के जाने के बाद वह अपनी नौकरानी को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर वेनिस की ओर चल दी। उस समय दोनों ने पुरुष वेश धारण कर रखा था। उधर वेनिस की कचहरी में शायलॉक और एंटोनियो उपस्थित थे। इस तरह का अनोखा मुकदमा ना तो किसी ने पहले कभी सुना था और ना ही कभी देखा था। इसलिए मानो पूरा वेनिस नगर ही कचहरी में उमड़ पड़ा था। चारों ओर शोर शराबा और सनसनी फैली हुई थी। मुजरिम के कटघरे में एंटोनियो सर झुकाए खड़ा हुआ था, जबकि शायलॉक एक हाथ में शपथ पत्र और दूसरे हाथ में चाकू लिए खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा था। एंटोनियो के पास ही अपराध बोध में गड़ा हुआ बेसेन्यू खड़ा हुआ था। अभी न्यायाधीश की प्रतीक्षा हो ही रही थी कि तभी कचहरी में दो सुंदर युवकों ने प्रवेश किया। उनमें से एक युवक ने एक पत्र निकालकर अदालत के एक अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, माननीय अधिकारीगण, मुझे खेद है कि अस्वस्थता के कारण आज मैं कचहरी में उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए अपने स्थान पर एक होनहार युवक को न्यायाधीश के रूप में भेज रहा हूं। यह युवक आयु में छोटा अवश्य है, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में मेरे समान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस अनोखे और विवादित मुकदमे का निर्णय बड़ी कुशलता के साथ करेगा। आशा है आप सभी लोग इसे न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्ताक्षर सत्र न्यायाधीश। उपस्थित सभी अधिकारियों ने युवक को उस मुकदमे का न्यायाधीश स्वीकार कर लिया। यह युवक और कोई नहीं बल्कि पर्शिया ही थी, जो अपनी दासी के साथ वहां पर आई थी। मुकदमे की कार्रवाई आरंभ हुई। पार्शिया ने शपथ पत्र पढ़ा और शायलॉक से बोली, इस शपथ पत्र के अनुसार एंटोनियो को 3 महीने के अंदर तुम्हारा ऋण चुकाना था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। इसलिए तुम्हें शपथ पत्र की शर्तों का पालन का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश की बात सुनकर शायलॉक की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने टोपी उतारी और सिर झुकाते हुए बोला, आप मनुष्य के रूप में साक्षात धर्मराज हैं, जो इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए पृथ्वी पर उतरे हैं। आपने सही निर्णय लेकर अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध कर लिया है। तभी पर्शिया उसकी बात काटते हुए बोली, शायलॉक, एंटोनियो ऋण चुकाने में असफल रहा, इसलिए शर्त के अनुसार तुम उसके शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। लेकिन 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 क्या? शायलॉक ने खुशी से अनियंत्रित होते हुए पूछा। शायलॉक, दया सबसे बढ़कर है। कानून भी दया के सामने नतमस्तक है। यदि तुम इंसानियत को मानते हो और दयालु हो तो एंटोनियो को क्षमा कर दो। इसके बदले तुम जितना धन चाहो उतना धन तुम्हें मिल सकता है। शायलॉक महीनों से इस दिन की प्रतीक्षा में था। वह एंटोनियो से गिन गिन कर बदला लेना चाहता था, इसलिए गरजते हुए बोला, महोदय, मुझे धन नहीं, न्याय चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उपस्थित सभी लोग स्तब्ध थे। किसी ने भी शायलॉक से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। सब उसके प्रति घृणा और क्रोध से भर गए। ठीक है शायलॉक, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा।
तुम एंटोनियो के शरीर से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुना दिया। बेसनियो दौड़कर एंटोनियो के गले लग गया और रोते हुए बोला, मित्र, मेरे ही कारण आज तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है, इसलिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, नहीं मित्र, तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब भाग्य का खेल है। और फिर तुम्हारे लिए प्राण देकर मुझे असीम खुशी मिलेगी। यह कहकर उसने बेसैनियों को गले से लगा लिया। दोनों मित्रों का यह प्रेम देखकर सबकी आंखें छलक आई। मन में दुख और संवेदना का सागर उमड़ आया। इस दृश्य ने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया। इस बीच शाइलॉक चाकू लेकर एंटोनियो की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर वार करने को हुआ, न्यायाधीश की कठोर आवाज गूंजी, सावधान शाइलॉक, शपथ पत्र में सिर्फ मांस काटने का उल्लेख है, इसलिए ध्यान रखना, यदि मांस काटते समय एंटोनियो के शरीर से खून की एक भी बूंद गिरी तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। शाइलॉक का हाथ जहां का तहां रुक गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर न्यायाधीश को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो शाइलॉक, अपना काम पूरा करो। पाशा ने कठोर स्वर में उससे कहा, खून के गिरते ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बात सोचकर शाइलॉक के पसीने छूटने लगे। उसने चाकू एक और फेंक दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मिलॉर्ड, मैं एंटोनियो को छोड़ता हूं, मुझे इसके बदले मेरा धन लौटा दिया जाए। पार्शिया पुनः बोली, शाइलॉक, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, लेकिन तुमने धन नहीं, एंटोनियो का मांस चाहिए था, इसलिए अब इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता। चाकू उठाओ और बिना खून गिराए मांस काट लो। अगर तुमने अदालत के निर्णय को मानने से इनकार किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुझ पर दया करो, रहम करो, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। शाइलॉक गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। जो दया करना नहीं जानता, जिसके लिए इंसानियत का कोई मूल्य नहीं, उसे दया की भीख भी नहीं मिल सकती। लेकिन अगर एंटोनियो चाहे तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। शाइलॉक ने एंटोनियो की ओर देखा और हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा। तब एंटोनियो बोला, मैं इसके सभी अपराध क्षमा करता हूं, लेकिन इसकी संपत्ति जब्त करके इसकी बेटी को सौंप दी जाए, जिसे इसने घर से निकाल दिया है। यदि इसे यह शर्त स्वीकार हो तो इसे क्षमा कर दिया जाए। शाइलॉक ने सर झुकाकर सहमति दे दी। फिर एंटोनियो को मुक्त कर दिया गया। बेसेनियो प्रसन्नता से भरकर एंटोनियो को गले से लगा लिया, लेकिन अभी भी वह न्यायाधीश बनी पार्शिया को नहीं पहचान सका था। वह उसके पास गया और 3,000 डुकैत स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन पार्शिया ने धन के बदले बेसेनियो से उसकी अंगूठी मांग ली। वह अंगूठी पार्शिया ने उसे प्रेम स्वरूप दी थी, इसलिए उसे वह प्राणों से भी अधिक प्यार करता था। लेकिन मित्र की जान बचाने की खुशी में उसने वह अंगूठी उसे दे दी। इसके बाद पार्शिया नौकरानी को साथ लेकर अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिनों के बाद बेसेनियो और एंटोनियो टापू पर पहुंचे। वहां पार्शिया ने बेसेनियो से उसकी अंगूठी के बारे में पूछा। वह घबरा गया। तब पर्शिया ने मुस्कुराते हुए अंगूठी बेसेनियो के हाथ में रख दी। अंगूठी देखकर दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। तब पार्शिया ने उन्हें यह सारी बात बताई कि कैसे उसने पुरुष का वेश बनाकर मुकद्दमे की पैरवी की थी। तभी एंटोनियो के एक नौकर ने आकर उसे खबर दी, मालिक, आपके सभी जहाज मिल गए हैं। इस प्रकार शुभ समाचारों से चारों ओर खुशियां बिखर गई। दोस्तों, ये थी पूरी कहानी।
आशा करता हूँ कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ ज़रूर लगाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।